गवर्नर जनरल और वायसराय। तो भारत में 3 टाइप के मिलेंगे लोग, एक मिलेगा गवर्नर, एक मिलेगा गवर्नर जनरल, एक मिलेगा वायसराय। तो भारत में कुल 3 पद आएंगे। पहला मिलेगा गवर्नर, उसके बाद मिलेगा गवर्नर जनरल, उसके बाद वायस, सबसे ऊपर था वायसराय, उसके नीचे गवर्नर जनरल और सबसे शुरू में गवर्नर। तो गवर्नर छोटे से एरिया को गवर्न करता है और गवर्नर जनरल बड़े एरिया को, और वायसराय पूरा भयानक एरिया। तो शुरुआत में अंग्रेजों का कब्जा बहुत कम एरिया पे था तो गवर्नर होता था, धीरे धीरे बड़े एरिया पे हो गया तो गवर्नर जनरल हुआ, और बड़े पे हुआ तो वायसराय हुआ। तो ये 3 तरह की चीजें थी। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, किसी के काल में, और चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, अगर कोई भी सुधार होगा तो वो पुरानी परंपरा का अंतिम होगा और नई परंपरा का पहला होगा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग को लाया गया, योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग को लाया गया। तो बताइए, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र। तो जब भी किसी के समय कोई सुधार होगा तो पुरानी परंपरा का आखिरी और नई परंपरा का पहला। तो ये चीज आपको अक्सर सवाल में यहां देखने को मिलेगा, ये वायसराय वाले चैप्टर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मान के जिसके में भी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान के चलिए प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के अभी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का नाम चेंज करके वजीर आला मान के चलिए। मोदी जी का दिमाग में आया प्रधानमंत्री ठीक नहीं लग रहा है, नाम बदलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? वजीर आला करते हैं, चाहे कुछ और नाम रख देते हैं, सामंत, पेशवा रखते हैं, क्या रख देते हैं? पेशवा, चाहे छत्रपति रख देते हैं। तो मोदी जी सोचे कि ये प्रधानमंत्री पुराना हो गया, अब भारत का प्रधानमंत्री के पद को रख देंगे छत्रपति। क्या हो जाएगा? छत्रपति। अब मंत्रिमंडल का नाम बदल के अष्टप्रधान, कैबिनेट मंत्री को पेशवा। तो बताइए, अगर मोदी जी ने चेंज किया तो बताइए सबसे अंतिम प्रधानमंत्री मोदी, अब भारत का पहला छत्रपति। तो किसी के समय चेंजिंग होगा तो पुराने का आखिरी, नए का पहला। तो अंग्रेज जब भारत में आए तो वो उसी जगह पे गए जहां पर उन्हें ज्यादा फायदा दिखता था। वो भारत पे क्षेत्रफल विस्तार के लिए नहीं आए थे। उनका एक एरिया में वो मद्रास में कब्जा कर लिए, बंबई में कब्जा किए और बंगाल में कब्जा किए। तो ये कौन सा था भैया? बंबई, ये मद्रास और ये बंगाल, बंगाल था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो 3 जगह पे कब्जा किया अंग्रेजों ने। अंग्रेज तीनों जगह पे अलग अलग क्या रख दिए? गवर्नर, अलग अलग क्या रखा? गवर्नर। इसमें सबसे ज्यादा पैसा देता था बंगाल का गवर्नर, इसलिए बंगाल क्या हो गया? फेमस हो गया। सबसे ज्यादा पैसा कौन देता था? बंगाल का गवर्नर, तो फेमस कौन हो गया? बंगाल। तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। तो पहला समझिएगा, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर, जियो भी लिख देंगे तो समझ जाएंगे। गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट। हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं मद्रास का पहला गवर्नर या बंबई का पहला गवर्नर? सबसे ज्यादा पैसे किसने दिया था? सबसे ज्यादा पैसे बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर, रॉबर्ट। धीरे धीरे बंगाल का एरिया अंग्रेज और कब्जा करते गए और करते गए, तो बंगाल का एरिया क्या हो गया? बढ़ता है। और बंगाल इतना पैसा देने लगा जितना ये दोनों मिलके नहीं देते थे। तो अंग्रेजों ने एक काम किया, कहा कि इन दोनों को किसके अंडर में कर देते हैं? बंगाल के। किसके अंडर में कर देते हैं? बंगाल। तो बंगाल के गवर्नर का प्रमोशन दीजिएगा तब ना इन दोनों गवर्नर के ऊपर जाएगा वो। तो इन्होंने एक नियम लाया और इस नियम के तहत उन्होंने बंगाल और मद्रास, बंबई और मद्रास को किसके अधीन कर दिया? बंगाल के अधीन कर दिया। और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर छोड़ेंगे कि गवर्नर जनरल बनाएंगे? क्योंकि बाकी 2 गवर्नरों के ऊपर है वो, तो क्या बनाएंगे? गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल। तो अब जरा ध्यान से आप खुद समझिए, जिस समय यह कानून आया होगा उस समय बंगाल में कोई ना कोई गवर्नर रहा होगा, तो वो पुरानी परंपरा का लास्ट गवर्नर होगा और नई परंपरा का पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो एक ही आदमी के पास 2-2 पोस्ट चला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दूसरा हम समझते हैं बंगाल का लास्ट गवर्नर। बंगाल का कौन सा? लास्ट गवर्नर कौन हो गया भाई? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस। और इसी के समय क्या कह दिया गया कि कहा गया कि बंगाल सबसे सुप्रीम रहेगा। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन हो गया? ऐसे लिख देते हैं, सेम टू यू समझ जाएंगे। वारेन हेस्टिंग, किसी कोई दिक्कत नहीं? सेम टू यू के मतलब यही वाला यहां पर वारेन हेस्टिंग्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। क्योंकि बंगाल अब तक क्या हो चुका था? बड़ा हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे बंगाल का गवर्नर इतना राजनीति में कुशल होता गया, अगल बगल के क्षेत्र को और कब्जा करते गया। कब्जा करते 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 पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? पूरे भारत पर। अब आप बताइए, बंगाल का गवर्नर जनरल अब कहना ठीक रहेगा कि भारत का गवर्नर जनरल का? किसका गवर्नर जनरल कहना ठीक है?
भारत का गवर्नर जनरल। तो ये अचानक पूरे भारत में तो कब्जा हुआ नहीं होगा। बंगाल का जो गवर्नर जनरल रहा होगा वो थोड़ा एरिया कब्जा किया होगा, उसके बाद जो गवर्नर जनरल आया होगा वो और कब्जा किया होगा, उसके बाद का गवर्नर जनरल और कब्जा किया होगा। अंग्रेजों को जब लग गया होगा कि नहीं भैया पूरे भारत पर लगभग कब्जा हो गया, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को कहा होगा कि भैया तुम तो पूरे भारत के गवर्नर जनरल के लायक हो, क्या हो, पूरे भारत के गवर्नर जनरल। तो ये व्यवस्था हुई थी विलियम बेंटिक के समय। किसके समय? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के समय अंग्रेजों ने पूरे भारत पर क्या कर लिया था? कब्जा, छत्र राज कर लिया था, अफगानिस्तान तक में कर लिया था विलियम बेंटिक के समय। तो विलियम बेंटिक जो था वो बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल रहा, बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल रहा। बंगाल का कौन बना? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, बस बेंटिक लिख देते चल जाएगा, विलियम बेंटिक। और इसी विलियम बेंटिक को कहा गया कि भैया तुमको हम पूरे भारत का क्या बना देते हैं? गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर, भारत का फर्स्ट गवर्नर होगा कि गवर्नर जनरल होगा? कौन हो गया? बेंटिक, विलियम बेंटिक। पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल, पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। अब पूरे भारत में शासन चलने लगा आराम से। अब क्या पूरे एशिया का गवर्नर जनरल थोड़े आएगा? कौन जी कब्जा करना चाहता है? पूरा पृथ्वी ले जाएगा। भारत तक कब्जा हो गया यहाँ पर। अब शुरू से बताइए, बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, पहला गवर्नर जनरल वारेन, और लास्ट गवर्नर भी वारेन। बताइए, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का आखिरी गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, अब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। पूरे भारत का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिक। और इसे पूरे भारत का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। पूरे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। इसी को क्या बनाया गया? भारत का गवर्नर। याद रहेगा ना? एक बार अच्छा से देख लो, फिर पूछते हैं, क्योंकि अब वायसराय पे चलेंगे लोग, ध्यान से दिमाग से समझेंगे, याद रहेगा। पहला अंतिम में पगला जाएंगे। तो कौन मोटरसाइकिल लेके जा रहा है? इतना तेज मोटरसाइकिल लग रहा है, घर पूछा देगा किसी का। आ गया समझ में सर? सूरज कुशवाहा, चलो। हाँ, लॉर्ड क्लाइव। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। इसको क्या बना दिया गया? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। ये चलते रहा कब तक? 1857 तक। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग पूछा गया तो लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन, भारत स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का दूसरा गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। वेरी गुड, सब लोग को याद है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब एट रैंडम पूछते हैं, बताइए आप लोग, सब लोग ध्यान से। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, वेरी गुड। बंगाल का पहला गवर्नर, भारत का पहला वायसराय रॉबर्ट क्लाइव। ऐसा इसको क्यों बनाया गया? क्योंकि इसी ससुरे को पलासी की लड़ाई में बुलाया गया था। कितना होशियार था, मीर जाफर को क्या कर लिया? मिला लिया। मीर जाफर को हटा के किसे बनाया था? कासिम। कासिम निकला होशियार, राजधानी कहां ला दिया? मुंगेर ला। गोला बारूद का कारखाना, दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो मीर कासिम को क्या कर दिया? हटा दिया। एग्जाम में हटाना शब्द की जगह अपदस्थ लिखेगा, मतलब पद से हटाना अपदस्थ। क्या कहलाता है? अपदस्थ, अपदस्थ कहलाता है। मार्च के समय में, अभी कितना महीना चल रही है? नवंबर चला। आप मार्च अप्रैल में देखिएगा, जिस तरह से आर्मी मिलिट्री कू म्यांमार में हुआ था, मार्च में वैसे ही मिलिट्री कू आपकी पाकिस्तान में होने जा रहा है। बहुत जल्दी वहां मिलिट्री कू होने जा रहा है वहां पे। समझ आ रहा है कि नहीं? अब मिलिट्री कू हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, म्यांमार में सेना ने क्या कर लिया? तख्ता पलट, और वहां सेना करने जा रही है। ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सेना जब तख्ता पलट करती है तो अपना वर्चस्व दिखाती है, और सेना वर्चस्व युद्ध में ही दिखा सकती है। सोचा भारत की ओर टॉर्चर करने लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सोचा मूस मोटैयन लोढ़ा हुईन, हाथी घोड़ा थोड़े हुईन। चलिए आगे समझते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या था? बंगाल का पहला गवर्नर। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट,
याद कीजिए, ये बक्सर का युद्ध खुद नहीं लड़ा, पलासी की लड़ाई में खुद गया। बक्सर के युद्ध में गया, 3-3 गो आ रहे हैं सब। तो किसके भेजा था? हेक्टर मुनरो। किसे भेजा? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो को भेजा, जीत गया, इलाहाबाद की संधि किया। इलाहाबाद की संधि जब इसने किया तो इलाहाबाद की संधि में इसने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ले लिया। बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी ले लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और ये संधि मुगल किस बादशाह के साथ हुआ? हाँ, शाह आलम द्वितीय। किसके साथ हुआ था? शाह आलम। शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के तहत 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी किसे सौंप दी? अंग्रेजों। अब ध्यान से समझिए आप, यहाँ पर अंग्रेज सबसे पहले बनाए थे सब मीर जाफर को। मीर जाफर को हटा के बनाए सब मीर कासिम। अब मीर कासिम को हटा के फिर क्या बना? मीर जाफर को बनाए सब। लेकिन मीर जाफर तो वहां का नवाब हो गया। अब मीर जाफर नवाब थे तो यहाँ के उप दीवान रजा खान को बनाया गया। रजा खान पूरा तरह से चमचा था किसका? अंग्रेजों का। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजों ने ये इलाहाबाद की संधि के तहत जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिली थी उसके तहत इन्होंने बंगाल का उप दीवान किसे बनाया? रजा खान को। अब बंगाल का नवाब किसे बनाया? मीर जाफर। हालांकि मीर जाफर को तो बक्सर की लड़ाई से पहले ही नवाब बना दिया गया, उसको हटाया गया तभी ना कासिम में भड़क गया। कासिम भड़का क्यों? हाँ, उसे पद से हटाया गया। तो जनवीन बात है कि नवाब कौन बना था? मीर जाफर। लेकिन पलासी की इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल का उप दीवान किसे बनाया गया? राजा। मिर्जा रजा खान देगा तो आप बस रजा खान बोलिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? तो बंगाल में द्वैध शासन किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव। शासन की जिम्मेदारी दे दिया मीर जाफर। अब पैसवा की जिम्मेदारी रजा खान। किसे? रजा खान। तो नवाब हो गए मीर जाफर, उप दीवान हो गए रजा। उप दीवान रजा, पैसा की जिम्मेदारी रजा, प्रशासन मीर जाफर। पैसवा कौन ले जाता था? किसको देता था? रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज थे उस समय, रॉबर्ट क्लाइव ही नेतृत्व कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव के पास सारा पैसा आ गया, वो कुछ दे देता था, रे जफरा ले सारा पैसा कौन ले गया? राजा खान तो कलेक्शन का काम करता था। राजा खान सारा पैसा कलेक्ट करता था। नियम के हिसाब से अगर द्वैध शासन नहीं रहता, नियम के हिसाब से राजा खान पैसे कलेक्ट करके किसे देना चाहिए? मीर जाफर। अभी पैसे कलेक्शन का जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमन जी का, वो कलेक्ट करके भारत सरकार को देती है। तो उस समय राजा खान को किसे देना चाहिए था? मीर जाफर। लेकिन वो ससुरा किसे देता था? अंग्रेज। हाँ, अंग्रेज। उस समय अंग्रेज में कौन था? रॉबर्ट। वो किसको देता था? तनीसा जाफर को। ले जफरा यहाँ पे लेके अपने चल जाता था सारा पैसा। देखिए ये अंग्रेज कैसे, जाफर को जब अंग्रेजों ने पहली बार पलासी की लड़ाई में घूस देकर मिलाया तो जाफर यही कहता था कि हम आपको बहुत सारा धन दौलत देंगे। लेकिन जाफर से ज्यादा धन देने लगा कासिम। जाफर को साइड किया, कासिम को लाया। लेकिन कासिम ठहरा योग्य। कासिम ने चला गया मुंगेर, तो मुंगेर में मीर कासिम को हटाकर फिर किसे लाया गया? मीर जाफर। अब मीर जाफर को लाया गया तो कौन सा युद्ध हो गया? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में इलाहाबाद की संधि हुई, द्वैध शासन हुआ, नवाब बनाया गया मीर जाफर को, उप दीवान बनाया गया रजा खान। सारा पैसा कौन ले गया? रजा खान। पहुंचा दिया अंग्रेजों को। पहले मीर जाफर अंग्रेजों को गिफ्ट देते थे, अब अंग्रेज मीर जाफर को चंदा देने लगे। लो बेटा काम चलाओ, बाल बच्चा पालो, हम निकले यहाँ से इंग्लैंड, गुड नाइट। समझ में आ गया? तो उप दीवान किसे बनाया गया? तो बंगाल में द्वैध शासन किसने लाया था? रॉबर्ट क्लाइव। तो इसमें लिखा हुआ है कि नहीं? तो पहला गवर्नर लिखा है ना रॉबर्ट क्लाइव, इसने बंगाल में द्वैध शासन लगाया। तो वहां आप अगर अपनी सहूलियत से एक और चीज लिखना चाहें तो ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा है भाई? रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव यहाँ लिखा है, क्या लिखा है भाई इसमें? बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में होगा ना इसे द्वैध शासन, द्वैध शासन। अब आप यहां ऐसे लिख सकते हैं, नवाब कौन था? मीर जाफर। और उप दीवान रजा खान। प्रशासन कौन देखता था? और वित्त व्यवस्था रजा। हो गया कि नहीं? आप इस तरह से चाहे तो लिख सकते हैं। अरे इसमें हटना कौन चीज? लिख दो ना बस अगवा नवाब तो भले है सब तो लिख ले पकड़ लो बात मेरे में। अगवा इसे दो बकुला बना कैसे बना दो? अरे ये वाला बकुला नहीं, इधर जो नीचे बैठने वाला व्यवस्था है ना, हम सोचते हैं कि यहाँ पे वैसे लड़कों को बैठाया जाए जैसे पशु है, बकुला है, जलपरा है, ये सब जिसका विशेष नाम है, अनुसूची 2 में है पशु। आगे बढ़े। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? द्वैध शासन का मतलब होता है कि जब प्रशासन कोई और करे, पैसा कोई और ले जाए, इसी को क्या कहते हैं? द्वैध शासन। कौन शासन? द्वैध शासन। आपके घर में भी द्वैध शासन होगा, पैसा कमा के लाएंगे पिताजी और अंदर प्रशासन चलेगा माता। कौन सा शासन चलता है? द्वैध। सारा मेहनत करते हैं कौन? पिताजी। और 2 मिनट में मम्मी शांत कर, आपको बुद्धि है जी जब बेचारा चुपचाप लगा जाते हैं। मेरी मम्मी भी सुना देती है पापा को कभी कभी ऐसे, बेचारा चुप लगा जाते हैं। हमसे कहते हैं देख रहे हो, हम कहते हुआ क्या नहीं बोले, तो कहे कौन जाएगा बारूद में चिंगारी लगाने।
जो बोलते हैं मान लो यहाँ पर बहुत उन लोग में तो कभी कभी हम लोग भी लड़वा देते लोग, देखिए ना पापा ऐसे कह रही थी, हाँ ऐसे हम लोग भाई लोग बैठ के एकदम देख एकदम चल रहा है अपना, हम सही तो तुम सही, आगे बढ़ते हैं। लेकिन बंगाल में कौन सा हो गया भाई? द्वैत शासन। किसने किया? रावण। याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे अब दूसरा आते हैं वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। इसने कई सारे काम किए थे, लेकिन एग्जाम में जो काम आता है तो मतलब उसके हिसाब से आपने इसमें दिखा हुआ। इसके समय पिट्स इंडिया एक्ट आया था। क्या आया था? पिट्स इंडिया। कौन आया था? पिट्स इंडिया। और टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी कलेक्टर को। किसे दिया गया था? कलेक्टर को। तो कलेक्टर का काम होता है टैक्स को कलेक्ट करना। धीरे धीरे कलेक्टर को प्रशासन भी दिया गया, तो उस कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम भी कहने लगा। तो डीएम एक अलग चीज होता है, कलेक्टर एक अलग चीज होता है, लेकिन आज के वक्त में दोनों की जिम्मेदारी एक ही को दे दी गई है, इसलिए उसको डीएम भी कहिए या फिर कलेक्टर भी कहिए। एग्जाम आपको आईएएस का देना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो कलेक्टर पिट्स इंडिया एक्ट आया, टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी किसे दे दी गई? कलेक्टर को दे दी गई। इसके समय वारेन हेस्टिंग। इसके समय मदरसा में पढ़ाई के लिए मदरसा अधिनियम भी आया गया था। लिखा है कि नहीं रहा? मदरसा अधिनियम आया। कौन सा अधिनियम आया? मदरसा अधिनियम आया। इसके समय पहला मराठा युद्ध हुआ। प्रथम, अब देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कहेंगे, इतना लंबा की कहने की क्या जरूरत है? आपको आंग्ल मराठा युद्ध भी पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? मराठों के साथ आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था, आपको पढ़ा दिए। तो पहला मराठा युद्ध, तो इसमें करें ना प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो पढ़ते के समय आप क्या याद रखेंगे? प्रथम मराठा, द्वितीय मैसूर, प्रथम मराठा, द्वितीय मैसूर, प्रथम द्वितीय मैसूर, प्रथम मराठा, द्वितीय। याद रहेगा। मदरसा अधिनियम किसके समय आया? वारेन हेस्टिंगस के। वारेन हेस्टिंगस के। मदरसा अधिनियम वारेन हेस्टिंगस। कह रहा है कि यह बंगाली तथा अरबी भाषा का अच्छा जानकार था। उस समय लिटरेचर बहुत चलता था। आप खुद देखिए ना, राजा राम मोहन राय को फारसी भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, बंगाली भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे। तो पहले लिटरेचर बहुत होता था। आज के वक्त में लिटरेचर उतना प्रभाव नहीं रख गया। तो ये अरबी का भी जानकार था, बंगाली का भी जानकार था, लेकिन इस उसका घोटाला बहुत किया था भारत में बैठ के। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट घोटाला, राफेल घोटाला, इस टाइप का खूब घोटाला किया। लंदन गया तो इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। किसके ऊपर? वारेन हेस्टिंग्स। बहुत घोटाला किया, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। दोनों सदनों से पारित करना होता है। एक सदन से पारित हुआ, दूसरे से नहीं हो गया, इस क्या हो गया? बच गया। तो इस पर महाभियोग लाया गया था, लेकिन महाभियोग को इसने क्या कर दिया? पारित नहीं हो पाया। किसके खिलाफ? वारेन हेस्टिंग्स। मदरसा अधिनियम, प्रथम मराठा, वारेन, द्वितीय मैसूर, मदरसा अधिनियम, महाभियोग लगा वारेन हेस्टिंगस के समय। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, याद रहेगा ना। मदरसा अधिनियम, टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी कलेक्टर को दिया गया, वारेन हेस्टिंगस। समझ में? इसके बाद कौन आएंगे? कॉर्नवालिस। कौन आए बाबू? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस पहले, भारत से पहले वो अमेरिका में क्या था? गवर्नर जनरल, उसे अमेरिका में बना के भेजा गया था, क्योंकि अंग्रेजों का कब्जा पूरी दुनिया में लगभग एरिया में था। जहां जहां ये सब कब्जा किए थे सब अंग्रेज, वहां किसी न किसी गवर्नर जनरल को भेजा जाता था। जैसे देखते होंगे आप लोग कि किसी मुंबई के आईएएस अधिकारी, आईपीएस को बिहार भेजा गया, बिहार वाले को कहीं और भेजा गया। कई सारे ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले कहां था? अमेरिका में। अमेरिका में संभाल रहा था। और ये है आपका ब्रिटेन। यहां से इससे पहले कहां भेजा गया था? अमेरिका। अमेरिका वाला घेर लिया सब उसको, और मूल निवासी घेरा सब वहां का। अब मूल निवासी वहां का 7 फीट क्रिस गेल की तरह होता है सर, रेड इंडियन बोलते हैं। बड़ी मार मारा था सब कॉर्नवालिस को, उलाट पलाट के मुंह हाथ फोड़ दिया पूरा। जहां तहां से मुंह फूटा था 2-3 ईंटा से कूच दिया था, मुड़ी उड़ी बेहोश हो गया। खटिया पर टांग के इसको इंग्लैंड लाया गया था। बाद में मरहम पट्टी हुआ इसका, बताया बहुत मारा है सब। अब ना जी तो नौकरी करे, कहा कि ना तुमको नौकरी करना होगा। दूरदर्शी था ये, लेकिन तनी ढीठ टाइप का था। वो पकड़ के कूच दिया सर वहां पर। अमेरिका वाला पहले ही आजाद हो गया सब। बड़ी मार मारा था सभी लोग को यहाँ पर, अमेरिका वाला। तो इसको वापस कहां भेजा गया? भारत। तो भारत ये आइए नहीं रहा था, कर देना दूध का जला लस्सी फूक के पीता है। तो इसको भारत भेजा गया सिखा के कि देखो, भारत में शासन करना कुछ नहीं है। जब तुम्हें लोगों की जरूरत पड़े, जैसे चुनाव का समय हो, या देखो कि माहौल खराब हो रहा है, तुम्हारे खिलाफ लोग आ रहे हैं, तुमसे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि महंगाई क्यों है, तुमसे लोग सवाल पूछने लगेंगे हमारे ऊपर इतना अत्याचार क्यों है, तुमसे सवाल पूछेंगे कि टैक्स ले जा रहे हो, सड़क क्यों नहीं बना रहे, तुमको कुछ नहीं करना है, हिंदू मुसलमान कर देना है। केवल और केवल क्या कर देना? हिंदू। क्या इतना से हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? आते हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून बना दिया, और आज भी लागू है। आज भी हिंदू के बहुत, मैरिज एक्ट मुसलमान का अलग, हिंदू एक्ट अलग। इनकम टैक्स में भी एक हिंदू के लिए एक प्रिविलेज मिलता है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली के लिए एक इनकम टैक्स में भी है। तो कहीं इनको फायदा, कहीं उनको फायदा। मुसलमान लोग को एक जगह फायदा होता है ब्याह में। अब वो गड़बड़ होने वाला है, समझा कि नहीं आएगा। अब वैसे भी आप इस्लाम धर्म में देखिए या हिंदू धर्म में, तो अभी के वक्त में समाज में जागरूकता आ रही है। अब कोई भी दो विवाह को एक सम्मान की नजर से नहीं देख रहा है। अब हर इंसान चाह रहा है हम दो, हमारे दो, एगो बैकअप में रहे, मरवरा जाए तो एगो संभाल ले। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? तो इस टाइप में ऐसे हो रहा है। तो आते पहले क्या किया?
हिंदू कोड और मुस्लिम कोड कर दिया, जिसका नाम रखा कार्नवालिस कोड। क्या रखा? कार्नवालिस। तो हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए क्या कर दिया? अलग कानून बना दिया। किसने? कार्नवालिस। और इसने एक अच्छा भी काम किया, कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करना था, तो नौकरी करने के लिए कोई भी अंग्रेजों की चमचागिरी करता था, धीरे धीरे नौकरी हो जाता था। इसने कहा ना टेस्ट होगा, तो इसने टेस्ट लेना चालू किया एसएससी के थ्रू। उस समय एसएससी नहीं था, उसे कहा गया नागरिक सेवा। क्या कहा गया? नागरिक सेवा। तो आपको नौकरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चमचागिरी की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको नौकरी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जाम देना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उस समय इंडियन पैसा इंग्लैंड वाले अपने यहाँ कैसे यूज करते थे? पैसा थोड़े ले जाता था सब यहाँ से, सामान सोना चांदी कोयला सब चीज यहीं से ले जाता था, तो पैसे का चिंता पड़ल है यहाँ। आगे समझते हैं, ध्यान से समझिए। तो इसने हिंदू कोड और मुस्लिम कोड बनाया। नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? कार्नवालिस। नागरिक सेवा का जनक इसने टैक्स वसूलने के लिए सबसे कठोर कानून ला दिया। क्या लाया? अस्थाई बंदोबस्त। और अस्थाई बंदोबस्त आपको पढ़ा दिए हैं। अस्थाई बंदोबस्त में टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी जमींदार को दी गई थी, और सूरज डूबने से पहले अगर जमींदार ने टैक्स का हिसाब नहीं दिया तो उसकी जमींदारी खत्म। सबसे कठोर कानून कौन था? अस्थाई बंदोबस्त। सोचिए पिता क्या आया था कहां से? यहाँ हिंदू मुसलमान करके राज करने लगा। इसकी यहीं पे ये मरियो भी है, यहीं पर उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिला है, बिहार और यूपी का बॉर्डर है। बक्सर से उधर जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? गाजीपुर। इधर आएंगे तो क्या मिल जाएगा? बक्सर। तो गाजीपुर के पास इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। वहां गाजीपुर में इसने बहुत बड़ा अफीम का कोठी बनाया था, गोदाम। अफीम वगैरह, ओपियम बोलते हैं इंग्लिश में अफीम को, वो तंबाकू के काम में आता है। अफीम बहुत ही हाई पावर का नशा होता है। ये बॉलीवुड के लोग ज्यादा करते हैं, जैसे हमारी दीदी, आपको पता है सबको, मेरी दीदी के बारे में सबको पता है कि नहीं? मेरे चाचा के बारे में इमरान खान, दोनों ससुर, हमारे फैमिली में दोनों खचरा निकल गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आप सब लोग को पता है। चलिए आप ध्यान से समझते हैं, आगे समझ। इसने अफीम की क्या बनाई थी? बहुत बड़ी कोठी। तो आज भी जो आप में कोई गाजीपुर का है, आप लोग गाजीपुर के अफीम कोठी है कि नहीं है? वहां पे अफीम की कोठी गाजीपुर में है। और वहां पे लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा वहीं पे, मकबरा में सब घूमने जाता है वहां, तो थोड़ा थोड़ा मतलब उसको डेकोरेट करके रखा है सब। तो लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा गाजीपुर, अफीम की वो गोदाम बनाया है गाजीपुर। आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए, बताइए। पीट्स इंडिया एक्ट, बकलवा कार्नवालिस बोलता है, वारेन हेस्टिंग। नागरिक सेवा का जनक, अस्थाई बंदोबस्त, दरोगा का पद कार्नवालिस, दरोगा पद, मकबरा इसका है। भारत से पहले कहां था? हाँ, अमेरिका। आगे बढ़ जाए, इसके बाद आता है वेलेजिली। कौन आया? वेलेजिली, लॉर्ड वेलेजिली। बंगाल का शेर वेलेजिली, बंगाल का शेर वेलेजिली। इसने दिमाग लगाया और इसने ला दिया क्या चीज भाई? तो सहायक संधि। आपको पढ़ा चुके हैं सहायक संधि के बारे में, पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? सहायक संधि सबसे पहले अंग्रेज लाए थे या फ्रांसीसी? कौन सा फ्रांसीसी सबसे पहले लाया था सहायक? डुप्ले। किसने लाया था? तो सहायक संधि का जनक डुप्ले, सहायक संधि का जनक डुप्ले। लेकिन फ्रांसीसियों का बॉन्डिवास का युद्ध 1760 में छीछा लेदर हो गया, तो फ्रांसीसी हार गए, तो उनकी नीतियां ज्यादा फेमस नहीं हो पाई। तो उसी नीति को अपनाया किसने? लॉर्ड वेलेजिली। वेरी गुड, लाइन में सब लोग को डुप्ले याद है। यहाँ आधा को याद रहता है, आधा को नहीं याद रहता है। हाँ, कौन बड़ा गलती करो तू लोग को बताते हैं। कोई भी बड़ा गलती करेगा लोग ना, हम एक ही बार भेजेंगे सबको ऑनलाइन में। यहाँ पता नहीं क्या है, आज हमको बहुत गुस्सा लग रहा है, मन कर रहा है किसी को बहुत दौड़ा दौड़ा मारे, कोनो गलती ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। चलिए, सहायक संधि के जनक डुप्ले। भारत में सर्वाधिक सहायक संधि प्रयोग किया वेलेजिली। सबसे पहले सहायक संधि को अपनाने वाला राज्य हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। सहायक संधि के तहत अंग्रेज अपनी सेना किसी भी राजा के महल में भेज देते थे, उसकी सहायता के नाम पर तथा उसके सैनिकों को ट्रेनिंग के नाम पर, और वो उसके अंदर रहते रहते किसी को पैसा पे मिला लेते थे सब, या धीरे धीरे हर गुप्त सूचना दे देते, और एक वक्त आता था ये क्या कर लेता था? उस पर कब्जा कर लेता। सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार किया हैदराबाद। सहायक संधि के जनक डुप्ले। वेलेजिली बोलता है भारत में सर्वाधिक प्रयोग वेलेजिली, सर्वाधिक प्रयोग वेलेजिली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे पहले कौन सा राज्य? बंगाल का शेर वेलेजिली, बंगाल का शेर। इसने अपने समय बंगाल में किसी भी तरह के विद्रोह को पनपने ही नहीं दिया। हालांकि इसने शिक्षा पर भी जोर दिया था। बंगाल में इसने कई सारे कॉलेज की भी स्थापना कराया था यहाँ पर, जिसमें फोर्ट विलियम कॉलेज सबसे फेमस है। बताइए, फोर्ट विलियम के किला जब बनाया गया था किसके समय में? सिराजुद्दौला। फोर्ट विलियम का किला सिराजुद्दौला। और उस समय रॉबर्ट क्लाइव आया, पलासी का युद्ध किया। पलासी के युद्ध का कारण ही था फोर्ट विलियम के किला पर सिराजुद्दौला का हमला और ब्लैक होल की घटना। बदले में रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से कहां भेजा गया? बंगाल। और वहां जाके उसने क्या कर दिया? पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध उसने धोखे से जीत लिया। धोखे से जीता था कि नहीं जीता? आप बताइए, पूछते हैं आपसे सवाल, किस युद्ध को धोखे से अकबर ने जीता था?
असीरगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? असीर। अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध असीरगढ़। असीर इकरा पानीपत का तृतीय युद्ध। उस समय तक मुगल बर्बाद हो चुके थे सर, वो तो गद्दी छोड़ के भागा था मुगल वाला। अहमद शाह अब्दाली और मराठा में हुआ था यहाँ पे, समझ में कि नहीं? बालाजी बाजीराव हार गए थे लोग इसमें, मराठों की गलती हम बता दिए थे। इस युद्ध में मराठे जीत गए रहते अगर वो पास जाके नहीं लड़े रहते, क्योंकि मराठों के पास उस समय की सबसे मजबूत क्या थे? तीरंदाज। और अहमद शाह अब्दाली की सबसे बड़ी कमजोरी तीरंदाज, लेकिन उसके पास तलवार वाले ज्यादा थे उसके पास। और अफगानी जो अफगान के लोग होते हैं वो जलवायु का असर पड़ता है, वो बहुत लंबे होते हैं, तो पास की लड़ाई में ऑटोमेटिक लंबे लोगों को फायदा होता है। मान के चलिए हम इतना लंबा है, अब खूब शक्तिशाली रही चुकी रहे, दूर से चाइना वाला पकड़ के इसे बलवा नीचे करके ले मार के कूच देगा आदमी एकदम बढ़िया से। कैसे चाट बनाने से पहले समोसा फोड़ देता है। यही हुआ भी, चाइना वाले बहुत कुंफू मारते थे, ये वो गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट का था सब, वो आलू बोल खेत का काम करने वाला मजदूर गया था, फौज में भर्ती हुआ, वहां पर चाचू कर रहे थे, कौन चीज करते रहे, पकड़ के ईंट दिया गया और मार रहा है, धान धान और मार पकड़ के ईंट दिया जो चाव निकल यहाँ से। तो उसमें सब वो अहमद शाह अब्दाली की फौज में क्या थे, हाइट ज्यादा, और इसमें गलती हुई थी और उन लोगों ने सुधारने की कोशिश भी किया था। सेना पुलिस को भेजा गया कि दूर हटो, और जब इसमें अहमद शाह अब्दाली की सेना सुन ली दूर हटो, तो कहे दूर हटो, चलो ससुरे हम भी चलते हैं, यहाँ पे बहुत गलती हो गई। तो लम्हों में खता की थी, सदियों में सजा पाई। आप लोग भी वही लम्हों में खता कर रहे हैं और सबको पता है कि आप वो खता कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वेलेजली समझ में आ गया? फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, दरोगा का पद, हाँ कर्नवाली, नागरिक सेवा का जनक, हिंदू मुस्लिम के लिए अलग कानून, अस्थायी बंदोबस्त, बंगाल का शेर, हाँ। अब उसके बाद आता है लॉर्ड हेस्टिंगस। कौन आता है? लॉर्ड। इनका कार्यकाल याद करने की आपको जरूरत नहीं है, और जिनको कार्यकाल सबका याद हो गया उनका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि इसका मतलब है कि उसने बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दिया है, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दिया। उतने भर पढ़िए, कहा जाता है कि मुंह में उतने रखिए कि चबा सके, उतने भर रखिए क्या कर सके? चबा सके। लॉर्ड हेस्टिंगस, इसके समय कौन सा हुआ? नेपाल युद्ध। कौन सा युद्ध? नेपाल। अब इसमें कंफ्यूजन में मत पड़, देखिए दो को संधि हुआ था, संगोला का संधि, तीसरा पेशवा बालाजी बाजीराव ने अंतिम छत्रपति साहू जी के मृत्यु के बाद कर लिया, और पूरा संगोला यानी पूरा गोला अपने कर लिया। और संगोली की संधि नेपाल के साथ हुई थी। संगोला संगोली अंतर रहेगा, वहां संगोला आपको बता चुके हैं, यहाँ क्या है? संगोली। संगोली की संधि के तहत नेपाल के राजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो ये किसके समय हुआ? लॉर्ड हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस गड़बड़ा जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंगस। और लॉर्ड हेस्टिंगस के समय एक और का अंत हुआ था, बता सकते हैं? पिंडारियों का। किसका अंत हुआ? पिंडारियों का अंत हुआ। आप बताइए बाबू, पिंडारी किस साम्राज्य के छोटे टुकड़ी थे? मराठा साम्राज्य। संगोली की संधि के तहत कौन सी हुआ जी? अब बोल रहा है मराठा लेट हो गया। संगोली की संधि के तहत अंग्रेजों ने किसे हरा दिया? नेपाल को हरा दिया। अंग्रेजों की अधीनता किसने स्वीकार कर लिया? पिंडारियों का अंत किसने किया? हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस, लॉर्ड हेस्टिंगस। इसके समय मद्रास में कौन सी व्यवस्था आई थी? रैयतवाड़ी। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी। इसने शिक्षा पर कितना खर्च किया था? 1 लाख। ये शिक्षा वाला क्वेश्चन पॉलिटी में पूछेगा आपका, अधिनियम के तहत। यहाँ पे 1813 में हुआ था, शिक्षा पर 1 लाख का जो खर्च हुआ। आगे देखते हैं हम लोग, विलियम बेंटिक। इसके बारे में आपको पहले से पता है कि नहीं? पहले बताइए पूरे। अब यहाँ पे ये लिखा ही नहीं है, आप मटेरियल में देखेंगे लाइव वाले भी, तो विलियम बेंटिक में लिखा, इसने सती प्रथा का, इसने कहीं नहीं लिखा है यहाँ पर कि ये भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम। ये हम थोड़ी ना यहाँ बताएंगे, अब वहां बता चुके। इसने कई सारी कुप्रथाओं को खत्म किया, जिसमें सबसे खराब कुप्रथा थी सती प्रथा। कौन सी प्रथा? सती प्रथा। तो सती प्रथा का अंत किया था। हालांकि अन्य सारी प्रथाओं को भी जो गलत प्रचलन थे उन्हें भी खत्म किया, लेकिन सबसे फेमस कौन सी प्रथा थी? सती प्रथा। जला देता था सब सीधे आपको। सती प्रथा का अंत किसने किया? ठगी प्रथा का अंत विलियम बेंटिक। शिशु बलि पर रोक, शिशु हत्या पर रोक, विलियम बेंटिक। ठगी प्रथा तो आज भी धीरे धीरे क्या है? चालू ही है। ठग दो किसी को यहाँ पर, लेकिन उस समय कुछ ज्यादा ही था ठगी प्रथा। आज भी देखिएगा आपके मोहल्ला में, गांव में कोनो मदारी सांप लेके जाएगा, उसका मुख्य उद्देश्य सांप नहीं है, वो पहले भीड़ जुटा रहा है सांप दिखा के यहाँ पर, और उसके बाद कुछ अंगूठी बेचेगा, और किसी का हाथ देखेगा किसी महिला को, देखिए, और उसके बाद उसका भविष्यवाणी बताएगा। कैसे? पैसा आपके घर आता है लेकिन बचता नहीं है। यार ये पूरी दुनिया का कहानी है। कहेगा आप सब सही है, आपको किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन सब आपसे जलता है। अरे यार, अपनी गलती और अपना पीठ किसी को नहीं दिखता। झगड़ा में सब दूसरे को बोलते, एक बाबा बाबा बाबा,
तो बाबा बेच देंगे कुछ ना कुछ पत्थर होता ले जाओ, हम 500 रुपया दीजिए और बाबा एक ऐसा पत्थर देंगे कि उसको दिखा दीजिए तो पति बेहोश हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। तो पहले ठगी पर था, बहुत ज्यादा चलता था। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सर हम भी ठगाए हैं। आगे बढ़ते, ठगी पर था कौन? विलियम बेंट। सती पर था कौन? इसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी। भाई आधुनिक भारत का निर्माता या आधुनिक भारत का जन्मदाता, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी। आधुनिक भारत का नक्षत्र राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। देखो उधर से कौन सी बोली थी? डलहौजी। अब बोलेंगे तो कहेंगे सब कि हम बोलते हैं। बोलिए कि नहीं बोलिए? बोलिए। आधुनिक भारत, देखो एक और ये गलत हो गया। एक तो इधर से गलत बोली, उसका करिए दादा गलत हो गया। आधुनिक भारत का नक्षत्र राजा राम मोहन, आधुनिक भारत का अग्रदूत राजा राम मोहन। अब ध्यान से समझिए, आपको राजा राम मोहन राय थे सर। चलिए ध्यान से, आधुनिक भारत का निर्माता डलहौजी या आधुनिक भारत का जन्मदाता ये डलहौजी। डलहौजी ने वो सारे काम किए जो एक मॉडर्न उस समय की आधुनिक देश में जरूरत थी। जैसे अभी के समय में आप आधुनिक देश किसे कहेंगे? जिसके पास मेट्रो हो, हाइपरलूप हो, एयरपोर्ट हो, 5G नेटवर्क हो, उसी को ना आधुनिक कहेंगे। तो उस समय 5G का बराबर था तार विभाग। तार की सप्लाई होती थी जहां तक जाएगा, और वहां से फोन टेलीफोन की तरह था। टेलीफोन की तरह क्या था? तार विभाग। वहां तक जहां तक जाएगा वहां तक क्या जाता था? तार जाता था। तो डाक विभाग, तार विभाग, किसने चालू किया? डलहौजी। हाँ, शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी खोलना जरूरी है। छोटे मोटे कॉलेज से काम नहीं चलेगा, तो यूनिवर्सिटी खोलने के लिए इसने वुड डिस्पैच का नियम लाया, और वुड डिस्पैच का नियम शिक्षा क्षेत्र में क्रांति ला दिया। इसी वुड डिस्पैच के सिफारिश पर कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना वुड डिस्पैच के नियम के आधार पर कर दिया गया था। वुड डिस्पैच के नियम को भारत में शिक्षा का अधिकार समझा जाता है। शिक्षा को अधिकार देने वाला कौन सा अधिनियम था? वुड डिस्पैच का। अतः अधिकार को फ्रेंच भाषा में क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। तो बताइए, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को? वुड डिस्पैच का नियम। कौन सा? वुड डिस्पैच का नियम। इस नियम के द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय? कलकत्ता बंगाल में कलकत्ता विश्वविद्यालय। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी को। संचार विभाग के तहत इसने डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, इसने तार व्यवस्था को सुदृढ़ किया, इसने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? वुड डिस्पैच का नियम लाया। कौन सा नियम लाया? वुड डिस्पैच। लोगों के अंदर पढ़ाई की जागरूक हो गए। शिक्षा बड़ी खतरनाक चीज होता है। ये एक ऐसा हथियार है शिक्षा, जो किसी भी मेटल डिटेक्टर में पकड़ाता ही नहीं है। आप बंदूक ले जाइए, मेटल डिटेक्टर में पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर आप खोपड़ी में शिक्षा लेके जाएंगे तो इतना बड़ा हथियार है कि ये पकड़ाता नहीं है। जैसे वुड डिस्पैच का नियम है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी वृद्धि हुआ। सब लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो नागरिक सेवा आई थी, उसके ये लोग क्या हो गए? पहले लोग फॉर्म भरने जाते थे, लोग हमको भी एग्जाम देना है, तो पहले क्या था? नौकरी चाहिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या नागरिक सेवा का जनक, तो नौकरी लेता था। कब फॉर्म निकला, कब हुआ, पता ही नहीं चला। इस गांव में मान के चलिए दरोगा का वैकेंसी निकला लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। जिसको जिसको फॉर्म भरना है फॉर्म भरो, लाइन में लगाएगा, अगले दिन एग्जाम लेकर ले लेगा। कैसे मिलिट्री में बहाली होता है, रैली भर्ती देखे हैं? दौड़ जाओ, दौड़ने के बाद जो बचेगा एग्जाम ले लो, मेडिकल उठ 2 दिन में फाइनल करके भेज देता है। ये दौड़ाया, अगले दिन एग्जाम मेडिकल उठ लेके फाइनल करके भेज देता है। पहले वैसे होता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आया लॉर्ड डलहौजी, कहा कि कॉर्नवालिस तो ठीक किया है, लेकिन इसमें उतना फेयर नहीं है, इसको और सुधारने की जरूरत है। तो इसने कंपटीशन वाला एग्जाम दे दिया। कहा कि भाड़ में जब फॉर्म, पहले फॉर्म भरो, फिर एगो डेट निकलेगा कहिया एग्जाम देना है। सेम अभी जो आपका कंपटीशन एग्जाम होता है ना, ये किसकी देन है? डलहौजी। तो नौकरी के लिए खुली प्रतियोगिता, डलहौजी। बताइए, आधुनिक किसी आधुनिक समाज में यही ना होता है। उसके बाद इसने देखा कि गांव में नहर की जरूरत है, शहर में सड़क की जरूरत है, कहीं पे पुल की जरूरत है नदी के ऊपर। तो इसके लिए उसने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया। कहा कि ये पब्लिक की जरूरतों की जितनी भी चीज है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बना दिया। क्या बना दिया? पब्लिक वर्क। आज भी भारत में जितना पुल, सड़क, नहर देखेंगे, पीडब्ल्यूडी के ही अंडर में आएगा। किसकी देन है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसके मालिक होते हैं। और जितना छोटी सड़कें होती हैं, छोटी पुलिया, छोटा बांध होता है, वो आरडब्ल्यूडी के अंदर होता है, रूरल वर्क डिपार्टमेंट। और ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। समझा गया कि नहीं आ गया? तो राज्य सरकार किसे कंट्रोल करती है? आरडब्ल्यूडी। और सेंट्रल गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी। बताइए, आधुनिक भारत में उस समय की ये बात है जब ट्रेन किसने चलाया था? ट्रेन डलहौजी। 1853 में डलहौजी ने। सोचिए 1853 का बात है। कौन? ये उस समय इतना चीजों को डलहौजी ने किया। डलहौजी ने कहा यहाँ के राजा महाराजा लोग शासन में अड़ंगा लगा रहे हैं, जिसको जैसे मन वैसे हड़प लिया। हड़प नीति किसने लाया? हड़प नीति डलहौजी। जिसको जैसे मन वैसे हड़पा था। झांसी की रानी को कहा कि इनके पास बहुत खजाना है, पैसा वैसा भी ज्यादा है। कहा कि इनमें देखो क्या दिक्कत है। तो झांसी की रानी की जो विवाह हुआ था, इनके पति 2 साल में ही मृत्यु हो गए थे। अब चूंकि हिंदू धर्म में आज भी दूसरी शादी रेयर ही देखी जाती है, अमूमन नहीं, बहुत कम होता। वो अलग बात है कि भैया एहू में है सब जो 2 शादी कर लेता है,
बट ये रेयर ही देखने को मिलता है। तो झांसी की रानी ने दूसरी शादी नहीं की थी, इनकी कोई संतान नहीं थी, अतः इन्होंने बच्चे को गोद लिया था। तो दलहौजी ने कह दिया गोद लिया हुआ बच्चा आपका संपत्ति नहीं संभाले। कुंवर सिंह से कहा कि जमींदारी खत्म, नाना साहब से कह दिया पेंशन खत्म, बेगम हजरत महल से कहा आपका शासन अच्छा नहीं है, अपने दूगो सिक्किम को हड़प लिया, काका है कहा हमारा दूगो डॉक्टर घूमने गया था सब, वहां आप लोग उससे अच्छा से इज्जत नहीं दिए लोग, डॉक्टर है दामाद थोड़े है। यहाँ कुछ समय बाद दामाद जब फूफा बनता है तो उसका भी वैल्यू खत्म हो जाता है। समझ में आ कि नहीं आ गया वहां पे? तो उसने क्या किया, जैसे मन वैसे क्या किया, भारत को हड़पा था। सबसे पहले उसने हड़पा सतारा को। हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसे हड़पा गया? महाराष्ट्र के सतारा, महाराष्ट्र के सतारा। और याद कीजिए यही महाराष्ट्र का सतारा है जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 समानांतर सरकार दो जगह बना था, सतारा में और बलिया में। चीतू पांडे बलिया और सतारा में नाना पाटिल, नाना साहेब नहीं नाना जी पाटिल, उन्होंने क्या किया, समानांतर सरकार बना दिया। तो होता है भाई, तो सतारा को इसने सबसे पहले हड़पा था। याद रखिएगा पूछता है सबसे पहले हड़प नीति के तहत किसे हड़पा? सतारा को। तो ऐसे हड़प लिया। इसने बहुत सारा ससुरा काम किया, राज्यों को हड़पा, पूरी तरह से क्या किया, अपने अंडर हड़पा। रेलवे डिपार्टमेंट बनाया, पीडब्ल्यूडी में सड़क बना दिया, तार विभाग, डाक विभाग, शिक्षा विभाग, वुड डिस्पैच का नियम, खुली प्रतियोगिता, सारा काम किसने कर दिया? लॉर्ड डलहौजी। किसने किया? बहुत खतरनाक था सकता। और भारत के लोग डलहौजी से पूरा बिखिया गए थे। तो डलहौजी के बाद आया कैनिंग, पिटा गया कौन? कौन पिटा गया? कैनिंग पिटा गया। समझ में गया नहीं? बताइए, नागरिक सेवा का जनक करना, लेकिन खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता डलहौजी, खुली प्रतियोगिता। आगे बढ़े, वुड डिस्पैच का नियम डलहौजी। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा डलहौजी, डलहौजी। वुड डिस्पैच कर, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना किसने, किस आधार पर? वुड डिस्पैच। आगे बढ़ जाते हैं, बकलेलवा बढ़ जाएगी। इसके बाद कौन आएगा? लॉर्ड कैनिंग। देखिए कैनिंग के समय बेचारा पिटा गया। सारा गलती कौन किया? पिटा कौन गया? हाँ हाँ, देहात में वो कहावत कहा जाता है, खेत चरे गधा लात खाए जोला। सुने कि नहीं? हाँ? दूसरे का इल्जाम दूसरे पे थोप देता है। तो देहात वाला एक से कहावत बना के रख ले रहता है। आप में ज्यादातर बच्चे देहात के ही होंगे। आगे देखते हैं, देहात वाला बड़ी खुशी होकर बोलता है हाँ सर देहात के हैं। तो लॉर्ड कैनिंग जब आया तो लॉर्ड कैनिंग बेचारा कुछ ज्यादा गड़बड़ किया नहीं था। इसके समय मेन गलती ये हुआ कि बेस फील्ड की जगह इसने क्या ला दिया? एनफील्ड राइफल। और रियल में वहां पर गाय और सुअर की चर्बी मिली थी। गाय की चर्बी इसलिए कि वो इजीली अवेलेबल थी, उसको गाय बड़ी होती है। और अमूमन देखिए गाय पालते सब हैं, गाय के प्रति आस्था तब तक ही है जब तक वो दूध दे रही है। ये एक बहुत ही कड़वा सच है कि गाय बेचने से पहले उसको आस्था नहीं समझ में आती है जब तक वो कटती नहीं है। चोर बाजार में एक बार लोगों का डिस्कस था, देखिए चोर बाजार में अमूमन चोरी का सामान नहीं बिकता, लेकिन हाँ वहां पे सेटल कर दिया जाता है, तो थोक सामान में बेचा जाता है। तो कई बार ऐसा बात हुआ, तो एक बार झारखंड में एक जगह है तीन पहाड़, दुमका कोई है वहां, तीन पहाड़ एगो स्टेशन है, वहां चोरी का मोबाइल बहुत बिकता है, जामतारा के दुमका में। वहां पे तो एक बार पुलिस का वहां पे बहुत छापा पड़ा। तो एगो चोर ने बड़ा सॉलिड जवाब दिया था कि यहाँ बेचने से प्रतिबंध लगा रहे हैं ना, इससे ज्यादा अच्छा रहता कि चोरी ही मत होने दीजिए, यहाँ आ रहा है तब ना बेच रहे हैं, जब चोरी नहीं होगा तो बिकेगा कहां? तो गाय में समस्या ये है ना कि गाय जिसकी है जब बूढ़ा हो जाता है, गाय जब 3-4 बच्चा देने के बाद अब गाय काम लायक नहीं बचती है वहां पे, तो फिर उसको बेचता है। उसको पता है कि कहां ले जा रहा है, कहां ले जा रहा है पता है कि नहीं। जो काट रहा है ना ओकरा पकड़िए, कहिए तो किससे बेचा था, ओकरा 2 हाथ लगाइए, तू किससे खरीदा था, ओकरा उसी खूंटा में बांधिए जिस खूंटा में बनाया था। तो देखिए भारत में आस्था बड़ी चीज होती है, लेकिन आस्था के आड़ में राजनीति भी होने लगती है। गौ हत्या पर बैन एक ही शर्त पर रुक सकता है कि सरकार हर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर ढंग से गौशाला बना दे। जिस गरीब की गाय बिसुक गई है, बूढ़ी हो गई है, वो उस गौशाला में जाके छोड़ दे। लेकिन गौशालाओं की स्थिति इतनी बुरी है कि वो कसाई से बुरा मौत देते हैं सब। गाय एक ओर से सड़ गई है, नहीं चल पा रही है, घसीट के चल रही, आप देखते हैं तो बहुत बुरा दर्द है भाई, जानवर लोग को बर्बाद कर देता है। तो गाय इजीली अवेलेबल थी अंग्रेजों की, वहां से चर्बी ले लेता था। और चर्बी और सुअर की चर्बी जो होती है ना बड़ी सॉलिड होती है, वो ठंड को रोक लेती है, वहां पे तो मिला के आप बंदूक पे बनाता था। कैनिंग के समय यही गलती क्या, कैनिंग के समय सबसे बड़ी गलती बेस फील्ड की जगह एनफील्ड ड्राइव। लेकिन उसकी कमी के चक्कर में सारा गुस्सा डलहौजी वाला किसके ऊपर उतरा? कैनिंग। आपातकालीन राजधानी कैनिंग ने किसे बनाया? इलाहाबाद। जबकि लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को बनाया था। लॉर्ड डलहौजी ने कहां बनाया? शिमला। गर्मी के दिन में वो कहां चल जाता था? शिमला चल जाता था। गर्मी के दिन में शिमला चल जाता था। ये इतना ना ऊंचा है कि शिमला जाता था मेरठ होके जाना था।
कुछ देता सब वहीं पे। तो सारा चीज यहाँ हो गया। हम आपको 1857 की क्रांति पढ़ा दी है, ठीक है, दोबारा उसको नहीं बताएंगे। बस इतना समझिए कि लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति आई, जिसके कारण अगले वर्ष 1 नवंबर, कब, 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858 फिर इलाहाबाद की घोषणा हुआ। यहां संधि नहीं हुआ, इलाहाबाद घोषणा पर किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। भारत का शासन किसे दिया गया? इंग्लैंड के राजा को। लेकिन 1876 में किसे दे दिया गया? रानी को। किसे दे दिया गया? रानी को। इंग्लैंड के राजा को ज्यादा वैल्यू की रानी को? हाँ, रानी, क्योंकि इंग्लैंड की रानी किससे फसल थी? हॉलैंड के राजा से। कहां से? हॉलैंड के राजा। तो इंग्लैंड के लोग कहते हैं हम रानी को जानते हैं, केकरा से फसल है हमको मतलब नहीं है, तो राजवा को वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि वहां के लोग को पता है कि हमारी जो पहल की रानी थी वो इकलौती लड़की थी, अब जाके केकरा से फंस गई? हॉलैंड के राजा विलियम ऑफ ऑरेंज। वो इंग्लैंड की क्रांति में पढ़ाएंगे, समझ रहा है? बगलों को खुश है, ले लो। इंडियन से फंस गए बगलों का। आगे देखते हैं हम लोग। तो 1858 में भारत का प्रशासन किसे दिया गया? राजा को। लॉर्ड कैनिंग बोलती है। किसे दिया गया? राजा। क्राउन को कहते हैं, राजा मतलब क्राउन, ताज पहनता है, क्राउन को या राजा को दिया गया। लेकिन 1876 में किसे दिया गया? महारानी। ये दोनों क्वेश्चन में पूछता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विद्रोह के बाद राजा, उसके कुछ साल बाद विद्रोह में रानी नहीं ली, क्योंकि मारधार चल रहा, हम ना शासन संभालेंगे। जब देखी शांत हो गया है तो सुन रहे हैं जी, अब हमको दे दीजिए। देख रहे हैं बहुत होशियार होती है सब लड़की सब, समझा? तो अब आगे समझते, अभी भी होती है सब। ये लॉर्ड कैनिंग के बारे में हो गया। कैनिंग के बारे में पढ़ाई चुके हैं हर चीज। इसके समय बस इलाहाबाद घोषणा पत्र पारित हुआ। अब कहेगा पील कमीशन का गठन किसके समय हुआ? तो भाई 1857 की क्रांति के लिए पील कमीशन का गठन कैनिंग के समय हुआ था। 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ पूछेगा, उसके आसपास सब किसको थमा दिया? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, समझ आ गया कि नहीं आ गया? लॉर्ड कैनिंग। इसमें और सारी चीजें हुई थी, इसमें देखते हैं लिखा है कि नहीं लिखा। लिखाई है लॉर्ड के। इसके समय क्या हो गया भाई? 1857 का विद्रोह हुआ। इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त। इसमें जब पॉलिटी पढ़ाएंगे, सुनिए ध्यान, जब पॉलिटी, तो उस समय फिर आपको लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ाएंगे कि भारत में मंत्रिमंडल की स्थापना कैनिंग, विभागीय प्रणाली कैनिंग, आईपीसी की धारा कैनिंग, सीआरपीसी, आईपीसी सीआरपीसी कौन था? कैनिंग। तो वो हिस्ट्री से रिलेटेड तो है नहीं। आपका मन है तो आप लिख सकते हैं विभागीय प्रणाली, आईपीसी की धारा, आपका मन है तो लिख सकते हैं। तो वहां पे चर्चा करेंगे, कहां पे? पॉलिटी में, समझा कि नहीं? और आपको एक और भी यहाँ पे 1857 की जब क्रांति खत्म हुई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या लगा रखा था? द्वैत शासन। सोचो 1857 की क्रांति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया, तो बाद में जो सोचो थोड़ा द्वैत शासन कहां से बचल रहेगा? नहीं समझ में आ गया? जब कंपनी खत्म तो द्वैत शासन है कि सिंगल शासन है, क्या मतलब? तो राजा ने रख लिया यहाँ पर। तो 1861 के समय इसमें कई सारी चीजें, तो जरूरी नहीं कि हर चीज आपको याद ही हो, मेमोरी भर जाएगा, कुछ दिमाग से भी लगाइए। कहेगा कि द्वैत शासन कब समाप्त हो गया, किसके? देखिए भाई, पिटाया था 1857 में, 58 में राजा ले लिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना कानून बनाया था सब खत्म। तो कैनिंग के समय द्वैत शासन समाप्त। विभागीय प्रणाली किसके समय है? कैनिंग। रजवा कहा कि तुम्हारा विभागीय, तुम्हारा विभागीय, तुम्हारा विभागीय, सब एक को दे देंगे तो ऐसे ही तांडव मचा देगा, समझ में आ गया कि नहीं? कैनिंग के विभागीय प्रणाली। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कैनिंग के बाद कौन आया था भाई? एल्गिन। इसके समय क्या हुआ था भाई? वहाबी आंदोलन हो गया। वहाबी आंदोलन का केंद्र खत्म हो गया था। वहाबी आंदोलन का केंद्र, वहाबी आंदोलन का केंद्र पटना। अंग्रेजों सबसे सुव्यवस्थित संगठन कौन था? वहाबी आंदोलन था। ये अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाता था। एल्गिन ने इसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसके बाद कौन आया भाई? मेयो, इसको मार दिया था। मेयो के बाद लीटन, उसके बाद रिपन। इनके बारे में पहले आज समझ जाते हैं, चलिए ध्यान से। एल्गिन ने वहाबी आंदोलन का क्या कर दिया? समाप्त किया। एल्गिन, वहाबी आंदोलन। पहला बताइए क्या पढ़े आप? क्लाइव, क्लाइव पढ़े ना? उसके बाद वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। उसके बाद वारेन हेस्टिंग के बाद कार्नवालिस, कार्नवालिस के बाद विलियम, अरे यार, पहला बोलिए रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा वारेन हेस्टिंग, उसके बाद कार्नवालिस, नागरिक सेवा का जनक कार्नवालिस। इसके बाद वेलेजली के बाद बस बैंटिक लिख दें, हाँ चलेगा। यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंगस बैटिंग का विद्रोह हुआ किसके समय? कैनिंग। उस विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार करके गया डलहौजी। एल्गिन आए, कुछ खास काम किए नहीं, यहाँ पर वहाबी आंदोलन का अंत कर दिया। आए मेयो, मेयो ने कई सारे सुधार किए, लेकिन मरा गए मेयो यहीं भारत में ही। कार्नवालिस भी यहीं मरा था, लेकिन इसे किसी ने मारा नहीं था। चलिए अब ध्यान से समझते हैं हम लोग। मेयो जो आया वो भारत में जनगणना करने के लिए सोचा। तो भारत में पहली बार जनगणना किसने चालू किया? मेयो। जनगणना मेयो, लॉर्ड मेयो, जनगणना मेयो, लॉर्ड मेयो 1872 में, 1872, 62 नहीं 72 में लॉर्ड मेयो ने चालू किया। इसने जनगणना चालू किया। और जब भारत की जनगणना गिनती करना चालू किया ना, तो इसको समझ में आया कि बहुत गलती काम कर दिए हैं, बहुत ज्यादा है सब, इसको गिनना बहुत मुश्किल है। तो जनगणना किया, लेकिन आधे पर ही रोक दिया। तो जनगणना शुरुआत किसने किया? मेयो।
मेयो जो था ये खतरनाक था, वायसराय तो कोई भारत के लिए अच्छे नहीं थे सब। तो लॉर्ड मेयो जो था ये अंडमान निकोबार में जेल बनवाया। अंग्रेजों ने भारत में सेलुलर जेल कहां बनवाया था? अंडमान। ये गया अंडमान निकोबार में वहां पे सेना का निरीक्षण करने के लिए। तो उसमें एक अफगान का सैनिक था। तो अफगान वाले शुरू से उटपटांग होता है, मरखा शुरू से ही। उसका हिस्ट्री उठा के देखिएगा ना, चाहे उसका कुछ बबरे अफगानिस्तान से आया था, क्या शांति से जिया था? खुद से देखिए, कोई भी मतलब उल्ट से ससुरी अफगान का था, बिहार का। तो वो जो था बाबू ध्यान से समझिए, तो अफगान सैनिक था। अफगान सैनिक देखिए, दो चीज याद रखिए, दो आदमी लड़ाई को बड़ी गर्व से कहता है। हम तो तीन को समझते हैं। एक राजपूत लोग लड़ाई लड़ने को ना शान समझेगा, मार दें। एक पठान सब अफगानिस्तान वाला मार, और हरियाणा वाले जाट लोग मारधार में पीछे नहीं रहते। HR गाड़ी नंबर बदमाशा का क्षेत्र अब बताओ, बता देंगे तेने यार तेने मित्र। HR गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र, मतलब HR मतलब हरियाणा। बिहार की गाड़ी पे BR लिखता है, तो गाना क्या है? HR गाड़ी नंबर। भाई उन लोग का खान पियन भी बहुत तगड़ा होता है। और जाट लोग सेना में नो डाउट सरदार सब जाट सब बहुत है, सब रेजिमेंट भी है उन लोग का, और मारधार में आगे ही रहता है। तो अफगान का था, अब मार करने में एकदम आगे, भाग गया ड्यूटी पे से, कीचड़ उचड़ पोत के, गढ़ा में एगो सुतल था यहाँ पे। उसको पता था ये गढ़ावा हेल के यहाँ से जाएंगे लॉर्ड मेयो। तलवार लेके बैठल था गढ़ा में। लॉर्ड मेयो को घुमाने ले गया सब, और घोंप दिया तलवार लॉर्ड मेयो में। मर गए बेचारे। कौन? लॉर्ड मेयो। जनगणना हो गया उनका अपने किसने मार दिया? लॉर्ड मेयो। अंडमान निकोबार में क्या दे दिया गया? फिर उसे फांसी दे दिया गया। अंग्रेज छोड़ने जाएगा। अब भाई आप वायसराय को मारे हैं जी, सबसे बड़का पोस्ट है अभी के राष्ट्रपति द्वारा, मार फांसी दे दिया गया। किसको? लॉर्ड मेयो। इसके बाद कौन आया? फांसी। इसको क्या फांसी देंगे? अफगान जो मारा था सैनिक, उसे फांसी दिया गया। ये तो मरिए गया, आपका दोबारा फांसी देंगे। लॉर्ड लीटन। सबसे खचरा अगर कोई था तो लॉर्ड लीटन था। सबसे खचरा लॉर्ड लीटन। ये बहुत ही भयानक खचरा था। इसने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ला दिया। ये तो पढ़ाई दिए वर्नाकुलर। ये बताइए किस प्रेस ने इसका स्वागत किया था? हाँ पानी ऊपर करो जी। कोई तालिबानी है क्या? सर पठान सब का हालत बिगाड़ा था तालिबानियों ने अभी हाल फिलहाल में। नहीं, वो भी अपने आप को पठाने कहता है सब। वो सब तो अफगान में वही रहता है सब वहां पे। उन सब का मेंटेलिटी अजीब रहता है। आप नहीं मतलब अफगान वालों का किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। मरने जीने को उतना नहीं समझता है सब वहां पे। अभी भी वो सब बहुत प्राचीन काल का है सब। अफगान का एक सैनिक था, अमेरिका का एक सैनिक था, घायल हो गया अफगान लड़ाई में। 10 साल पहले की बात है, 2010 की बात। अमेरिका का वहां कब्जा था, और वो किसी फैमिली के यहाँ जाके शरण लिया। तो फिर वही वाला बात हो गया, हमारे में शरण लिया तो हमारी जिम्मेदारी। उस पूरी फैमिली ने अफगान के आतंकवादियों से लड़ के उस अमेरिकी सैनिक का जान बचाया था, और इस पर एक मूवी भी बनी है वहां पर। सोचिए अजब टाइप का उन सब की मेंटेलिटी है इस जमाने में, कि हमारे घर में शरण लेने आया, हमारा मेहमान हो गया, और अब तुमको मारने आया ही नहीं दिख रहा था। अजब उन सब की मेंटेलिटी। उन सब से नहीं कोई दुनिया दूसरे दुनिया का है। तो इन्होंने कौन सा लाया? वर्नाक्यूलर है। इस ससुरे ने आर्म्स एक्ट ला दिया। क्या लाया? आर्म्स एक्ट। कहा कि भारतीयों को हथियार रखने नहीं देंगे। उसने ला दिया लाइसेंस प्रणाली, और लाइसेंस में कह दिया कि लाइसेंस बनेबे मत करना। भारत में भी आप हथियार रख सकते हैं, उसके लिए किसकी जरूरत है? लाइसेंस। जाइए डीएम लाइसेंस बनाता है, बनेबे नहीं करेगा। इतना तामझाम कर देगा, नहीं बनाएगा। बहुत नियम कानून लगा देता है। ITR लाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए, उसके बाद फाइलें अटका देगा। अब पहुंच पैरवी है तो क्या दिक्कत है? इसने कह दिया लाइबे नहीं करेंगे, भारत के लोग हथियार नहीं रख सकते। और एगो क्या लाया? सिविल सर्विस एक्ट लाया, और कहा कि 21 साल में, पहले था कि 21 साल के अंदर अंदर आपको UPSC निकाल लेना है। इसने कह दिया 19 साल में। बताओ 19 साल में यहां लड़का ग्रुप D नहीं निकाल पाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 19 साल में ये होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिविल सेवा, हाँ 21 से घटा के कितना कर दिया? 19। आप बताइए, ये जबरदस्ती ये बात है ना? 19 साल में कैसे? ये सारा गलत गलत काम किसने किया? लीटन। इसे बहुत खचरा था ये लॉर्ड लीटन। इसके बाद आया था रिपन, ये बहुत अच्छा था। भारत के रिपन उसी से मिलता जुलता है। हाँ कुछ हो गया, ये अच्छा था। रिपन क्या था? ठीक था। रिपन हर उस गलतियों को सुधार दिया। वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त, आर्म्स एक्ट को समाप्त कर, वापस 19 से कितना किया? 21। ये तो रिपन के वो काम है जो केवल लीटन की गलतियों को सुधारा। तो किसी की गलती को सुधार देंगे तो मतलब आप महान थोड़े कहला जाएंगे। आप भी तो कुछ कीजिए। तो इसने बहुत कुछ किया। याद कीजिए, पहला कारखाना अधिनियम, हाँ पूरी तरह से नियमित जनगणना रिपन। किसने लाया था? रिपन ने इल्बर्ट बिल ला दिया। ये क्या लाया था? वर्नाकुलर। और रिपन ने क्या ला दिया? इल्बर्ट। कहा कि भारत का जज अंग्रेजों को भी सजा सुना सकता है।
पूरा अंग्रेजवा खिलाफ हो गया सब, रिपन को गरियाने लगा सब, यू बास्टर्ड इडियट। अंग्रेजवा गरीबों का तो धीरे धीरे ब्लडी फूल, समझ आ गया। तो सब किसको गरियाने लगा सब, रिपन। रिपन पे इतना दबाव लाया गया कि उसको वापस लेना पड़ा इल्बर्ट बिल, इतना ज्यादा दबाव बना। इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा कि इन्होंने भारत का क्या कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन बहुत ही धार्मिक इंसान था, बहुत धार्मिक, ये भगवान से बहुत डरता था। तो ये कहता था कि हम इन पे अत्याचार नहीं करेंगे। गलत तो कानून लाया नहीं था। अंग्रेजों ने किसका विरोध किया, अंग्रेज सब गोरा गोरा होता है सब, इसलिए उसको श्वेत विद्रोह किया गया, गोरकन का विद्रोह, श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ, रिपन। इल्बर्ट बिल, रिपन। आप बताइए, कारखाना अधिनियम, रिपन। पूरी पूर्ण जनगणना, रिपन। 1881 में पूर्ण जनगणना। पहला पेश ये कारखाना अधिनियम, रिपन। कारखाना में काम करने के लिए तकनीकी शिक्षा चाहिए, तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तकनीकी शिक्षा को शामिल करने के लिए इसने एक हंटर कमीशन भी बनाया था। तो हंटर कमीशन तो पूरा दूगो, जलियांवाला बाग में भी हंटर और शिक्षा वाला भी हंटर। आप आंसर कैसे दीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से, समझा कि नहीं आ गया। क्योंकि अगर कहेगा हंटर कमीशन किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में देखेंगे जलियांवाला बाग और उसी के आसपास की घटनाएं दी रहेगी, तो आप उससे समझ जाइएगा। और अगर उससे लिखा रहेगा विश्वविद्यालय, सिंचाई, शिक्षा, वहां मार देंगे आप लोग, नाम एक ही है, इसका कोई ट्रिक नहीं रहेगा। आपको ऑप्शन के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना। तो इसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे, किया था कि नहीं किया था। तो पहला तो 3 गो सुधारा, वर्नाकुलर एक्ट खत्म किया, आर्म्स एक्ट खत्म किया, वापस इसको सही ले गया, तो ये तो सुधार था। अपने क्या क्या किया, तो 81 में इसने पूर्ण जनगणना, कारखाना अधिनियम, शिक्षा के लिए हंटर आयोग, ये लगले लगले है, एक के साथ याद कर लेंगे। इसके अलावा इल्बर्ट बिल को पास करा दिया था। इसके समय क्या लाया था इल्बर्ट, हालांकि पास होने दिया सब नहीं, लेकिन इसने दिया था कि भारत के लोग भी क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों को सजा सुना सकते, अंग्रेजों को सजा सुना सकते। अगर ये इल्बर्ट बिल पास हो गया रहता तो यकीन मानिए भगत सिंह को फांसी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वहां कौन बैठा रहता, भारतीय जज बैठा, और एक भारतीय जज था, उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि भगत सिंह की फांसी पर उसको नहीं बचा पाया था। समझ आ गया कि नहीं। हैदर नाम था, हैदर करके कुछ था, हैदर अली तो वो नहीं था, बस हैदर खान, हैदर या हैदर खान करके ऐसे था वहां पे, और उसने एक ही जज था। अब बताइए 4 जज में एगो जज से क्या मतलब होता है, 3 एक के तो फैसला से सुनाइए देगा, 2 गो रहता तब ना रोक देता। उसने पूरी कोशिश की थी वहां पे बचाने के लिए, लेकिन भगत सिंह को नहीं बचा पाए, तो उन्होंने क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, बाढ़ में जाए ऐसा नौकरी। अच्छा काम किया। देखिए भारतीयों ने जहां हद तक उन लोगों ने सोचा है भारत को उस समय की स्थिति में, लेकिन आज आप 2021 में बैठ के कह दीजिएगा कि आजादी भीख में मिला है, इस सोचते नहीं। चलिए आगे, इल्बर्ट बिल किसके समय आया था, किसके समय, इल्बर्ट बिल के विरोध में अंग्रेजों ने जो विरोध किया था उसे क्या कहते हैं, श्वेत विद्रोह। वेरी गुड। वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट को खत्म किया था रिपन ने। अब यहां तक तो पढ़ाई दिए थे। सबसे खचरा कौन था, लीटन। लीटन। हड़प नीति, कांग्रेस की स्थापना, डफरिन। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन, इसने बोला था डफरिन ने, डफरिन ने। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस, कांग्रेस। इसके बाद सीधे आते हैं किस पे, करजन पे। मुस्लिम लीग की स्थापना, करजन। मुस्लिम लीग, करजन। मिंटो था मुस्लिम लीग में, करजन बोलती। बंगाल विभाजन था करजन के समय, मुस्लिम लीग के समय मिंटो थे, करजन नहीं थे। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन करजन के समय हुआ था। इसके समय सिंचाई आयोग का गठन हुआ, विश्वविद्यालय सुधार आयोग का गठन हुआ, पुलिस आयोग का गठन हुआ। अतः इसको, इसके कार्यकाल को आयोगों का कार्यकाल कहते हैं। किसके कार्यकाल को, करजन की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले ने किससे किया, औरंगजेब से किया। बंगाल विभाजन अंग्रेजों ने जो सोच के किया था वो सफल थोड़ी हो पाए थे, वो लोग उल्टे राष्ट्रीयता भारत में बढ़ गई थी। बताइए कांग्रेस की स्थापना, बंगाल विभाजन, पुरातात्विक विभाग, करजन। आयोगों का कार्यकाल किसे कहते हैं, विश्वविद्यालय आयोग। इसके बाद कौन आया, मिंटो। कौन है बाबू, मिंटो। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग सांप्रदायिकता का जनक, मिंटो। सांप्रदायिकता मतलब हिंदू मुस्लिम में लफड़ा कराना, किसने करा दिया, मिंटो। हाँ, मिंटो करा दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में हुआ था। मिंटो ने ही मुसलमानों को एक अलग क्षेत्र दे दिया था। कब दिया, 1909, 1909। मुसलमानों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र, मिंटो। मिंटो द्वितीय था, अरे मिंटो ही बोलेंगे तो चलेगा, मिंटो द्वितीय था। जब मिंटो ने यह दिया था सांप्रदायिक निर्वाचन, तो कब दिया था, 1909 में। कांग्रेस, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। अब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन 1909। इस समय भारत का वायसराय मिंटो था। अब आपको हम पढ़ा दिए, आप हिस्ट्री के पूरा कंप्लीट बता दिए, अब बस आपको याद करने वाली चीजें बची है। आप बताइए वायसराय का पद भारत में जो था वह बड़ा था या इसके ऊपर भी कोई था, इसके ऊपर सचिव था, राज्य सचिव। ये तो राजा का चमचा था और राज्य सचिव मंत्री था, तो इसके ऊपर मंत्री होते थे कि नहीं, बकलोला से करे, कोई इसके ऊपर नहीं था। कौन था ऊपर, हाँ,
राज्य सचिव थे। तो अलग अलग समय में अलग अलग वायसराय आए, तो अलग अलग समय में अलग अलग राज्य सचिव। जैसे गांधी इरविन के समय राज्य सचिव बर्केन हेड थे, बड़का हेड वाला बर्केन हेड, उसी ने तो नेहरू को क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया। हालांकि वायसराय तो इरविन थे। जब सब ये अरे साइमनवा जब आया था, तब साइमन आया तो वायसराय कौन थे, इरविन, और राज्य सचिव थे बर्केन हेड। तो अलग अलग समय में राज्य सचिव भी बदले हैं और वायसराय भी बदले हैं। तो 1909 में वायसराय का नाम था मार्ले। क्या नाम था, मार्ले। तो सॉरी, राज्य सचिव का नाम मार्ले था और वायसराय थे मिंटो। अतः इसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। पहले नाम किसका आता है, मार्ले, क्योंकि राज्य सचिव बड़ा होता है और उससे नीचे थे कौन, वायसराय। तो मार्ले मिंटो सुधार इसको कहा जाता था। इसने मुसलमानों को क्या दे दिया, अलग क्षेत्र। कहा कि इधर हमेशा चुनाव कौन लड़ेगा, मुसलमान। हो गया पाकिस्तान, हो गया कि नहीं हो गया। उस समय किसी ने इसका विरोध किया, लेकिन अगर गलती से उस समय महात्मा गांधी रहते तो आज लोग नोट से फेंक देते उनको कि देखिए गांधी ने कुछ नहीं किया, अकेले उसी की जिम्मेदारी है। लोग अगर मार्ले मिंटो का विरोध कर देते तो आज पाकिस्तान अलग नहीं हुआ रहता। हम लोग कितने एक में रहते तो कितने आगे रहते। क्रिकेट कोई हम लोग से जीते नहीं पाता, अखंड भारत में कोई क्रिकेट जीत पाता है, उधर बॉलर इधर बैट्समैन, सब चीज कोई जीत पाता हम लोग से नहीं। हम लोग के पास हर तरह के खनिज संसाधन थे। दोनों की आर्मी मिला के दुनिया की सबसे जबरदस्त तगड़ी आर्मी हो जाती, क्योंकि हम लोग के यहाँ दिमाग वाले आर्मी वाले और बिना दिमाग वाला, दोनों मिलकर लड़ता। सब कमांडर इंडिया से जाता और सब मार धाए 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 क्यों को मार देगा सब। तो हम लोग काफी सही रहते हैं। विभाजन हुआ, बहुत तकलीफ की बात है। आज भले कुछ भी कहिए, क्योंकि पाकिस्तान का आचरण हमारे प्रति इतना खराब है कि हम लोग भले कह देते हैं गुस्सा में, भावनाओं में आके कि ठीक हुआ, अलग हुआ, बट अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे, अगर अलग नहीं हुआ रहता तो इतना नालायक भी नहीं हुआ रहता। कहीं नहीं कश्मीर हो जा रहे हैं, वैसे बहुते राज्य है, ऐसा नहीं हुआ रहता वहां पे। उन चट्टों ने 1956 में जब इस्लामिक कानून लाया, उसमें इस निंदा कानून जोड़ दिया। इस निंदा कानून का मतलब आप इस्लाम की बेइज्जती करेंगे, आपको फांसी की सजा। और इस निंदा कानून में इतने लोगों को फंसाया जाता है। एक ईसाई महिला थी, उसने अपना कुछ जूठा खाना दे दिया वैसे किसी को, उसको फांसी, ईसाई उसको चल गया इस निंदा का कानून। किसी दूसरे का, ईसाई का, बौद्ध का, हिंदू का, किसी मुस्लिम से झगड़ा होता है तो जाके काजी साहब को बोल देता है कि इस्लाम के बारे में बोल रहा था। अजब यार, तुमको बोल रहा था, तुम इस्लाम की आड़ में खुद क्यों छुपते हो। इस निंदा कानून लगा के फांसी दे देता है। बहुत गलत होता है वहां पर। हम लोग के पास पानी की कोई समस्या नहीं थी। अभी देखिए सिंधु जल समझौता के तहत 80% पानी छोड़ना पड़ता है, वहां पर छोड़ना पड़ता है कि नहीं। उसको भी फायदा होता, उसके पास एक को सैटेलाइट नहीं है, अभी भी वो अंटीना सीधा कर रहा है। आ गया तो देहात में ये अंटीना था कि नहीं जी, आप लोग क्या में से एक बूस्टर आया रहता था, तो बंदर उलाट देता था इसको। तो ये सब चीजें दोनों में सुधारता था। मार्ले मिंटो ने ही क्या कर दिया उस समय ही, मतलब चौपट कर दिया था। हालांकि जब कम्युनल अवार्ड की बात हुई थी 1932 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था वहां पर, तो आप याद कीजिए उस समय जब 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को कहा गया कि कम्युनल अवार्ड, महात्मा गांधी माने नहीं माने, भाग गए वहां से, उठ के भाग गए वहां पे, शराब के भाग गए वहां से, कहे भाग न रहो तो यहाँ पे, और जेल में जाके अनशन कर दिए। भीमराव अंबेडकर इस बात से राजी भी हो गए, लेकिन किस तरह से महात्मा गांधी ने उसको मनाया, भीमराव अंबेडकर सारे चीजों को, देश को एक करके रखे कि नहीं रखे। तो बीज तो यहीं बो दिया गया था, पेड़ निकला 1947 में, देश जब वहां पे विभाजन हुआ। तो मार्ले मिंटो सुधार ही भारत में पृथक्करण की नींव डाल दिया था। मुसलमानों को क्या दे दिया, अलग निर्वाचन क्षेत्र। आप बताइए उस समय जिन लोगों ने विरोध किया, नहीं किया, उनका तो विरोध होना चाहिए ना कि भाई आपने क्यों नहीं विरोध किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय, मुस्लिम लीग, मिंटो द्वितीय, मिंटो भी बोलेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। बताइए मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष आया था, मुसलमानों को इसमें क्या दे दिया गया, पृथक निर्वाचन। कांग्रेस ने विरोध किया कि नहीं किया, किया था, कांग्रेस ने विरोध किया था, लेकिन जितना तगड़ा गांधी जी ने विरोध, उस तरह से तो भगत सिंह की फांसी का भी विरोध भी गांधी जी ने किया था, लेकिन उतना तगड़ा विरोध नहीं किए जितना इन्होंने दलितों के अलग निर्वाचन क्षेत्र का कर दिए। कहां अनशन पे बैठे थे वहां पे, नहीं, हालांकि वही कम्युनल अवार्ड कोई डट के कर लिए कि नहीं लेके खुद। इसमें हम हमेशा देखिए, जब गलती रहेगी तो हम आपको खखोर खखोर के बताएंगे, देखिए गलती है। गांधी जी जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को झुका सकते हैं कम्युनल अवार्ड के मैटर पे, दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने पर, सांप्रदायिक पंचांग पर, तो इरविन का फांसी की सजा नहीं माफ करा सकते थे। हाँ, मतलब इरविन ही ने, मतलब इरविन के पास ही था, वो माफ कर सकता, वायसराय वही था वहां पर, कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। ठीक है, एक मिनट बाबू, पापा का फोन। अब आपको तो इतिहास पहले से पढ़ा है, अब थोड़ा आपको पढ़ने में भी सहूलियत होगी। आपको पता है कि 5 में कर्जन ने बंगाल विभाजन किया, मिंटो आया तो 1909 में मुसलमानों को अलग क्षेत्र, इसके बाद आएंगे हार्डिंग द्वितीय, तब तक आ जाएगा 1911, बंगाल विभाजन क्या हो जाएगा, रद्द। तो हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया, भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली से उठा के, कलकत्ता से उठा के दिल्ली। समझ में आ गया कि नहीं? इसी के समय कौन राजा आए थे,
जॉर्ज पंचम। और अपने याद में क्या बनाया था, दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार। हालांकि आपको पीडीएफ मिल गया होगा दिल्ली दरबार का, दिल्ली दरबार का आप लोग को भी पीडीएफ मिल जाएगा लाइव में सब लोग को। दिल्ली दरबार का पीडीएफ सबको मिला हुआ है। इसके बाद पढ़ाएंगे दिल्ली दरबार। टोटल 3 दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। तो इसके समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसी के समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। इसके समय भारत की राजधानी कलकत्ता से उठाकर दिल्ली ले गई। समझ में नहीं, बिहार बंगाल और बंगाल से किसे तोड़ा गया था, बिहार। फिर बिहार से 1936 में उड़ीसा, सन 2000 में झारखंड अलग हुआ था। याद रहेगा। बंगाल विभाजन रद्द किसने किया, हार्डिंग के समय। प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया हार्डिंग के समय। किसके समय, हार्डिंग के। बताइए तृतीय गोलमेज सम्मेलन हार्डिंग के समय। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आगे पढ़ाएंगे हम। आगे गोलमेज सम्मेलन पे, गोलमेज बोल दिए कि दिल्ली दरबार, तृतीय दिल्ली दरबार, गोलमेज सम्मेलन बोल दिए, गड़बड़ बोल दिए। गोलमेज सम्मेलन के समय तो विलिंगटन थे और इरविन थे, ये लोग थे। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है भाई, रीडिंग। चौरी चौरा हत्याकांड, रीडिंग। चौरी चौरा हत्याकांड, रीडिंग। चौरी चौरा हत्याकांड, रीडिंग। असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, रीडिंग। इसके समय रीडिंग। इसमें एक छूट गया, चेम्सफोर्ड, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, इसमें एक छूट गया। जलियांवाला बाग होगा उसी के समय। समझ आ गया कि नहीं आ गया। और उसी के समय रॉलेट एक्ट आएगा, पहले आएगा रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के बाद आएगा जलियांवाला बाग। और जलियांवाला बाग क्या है, जैसे होगा तो खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन, और उसके बाद आएंगे रीडिंग। इसके समय हो जाएगा चौरी चौरा और असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाए। चेम्सफोर्ड छूट गया, लिख दीजिए चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड उसी में किसके बाद में लिखिएगा, रीडिंग से पहले। हार्डिंग के बाद क्या लिखेंगे, चेम्सफोर्ड। हार्डिंग से पहले चेम्सफोर्ड। हाँ हार्डिंग के बाद, हार्डिंग के बाद आप चेम्सफोर्ड लिख देंगे। लाइव वाले सारे लोग, एक छूट गया बाबू। 16 से 21, 1916 से 21। डेट से कोई बात नहीं, नहीं याद रखिएगा। नहीं बाबू, डेट आप लिखना है, लिखे 19 से 21, लेकिन डेट किसी काम का नहीं है। आगे बढ़े, चेम्सफोर्ड के बारे में। किसके बारे में, चेम्सफोर्ड। किसके बारे में, चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड के समय कुछ बहुत जबरदस्त घटनाएं हुई थी चेम्सफोर्ड के समय। सबसे पहला आया रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट सीक्वेंस में याद रखेंगे। इसी के कारण हो गया जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हो गया, इसी कारण हो गया कि नहीं। अब इसके बाद हंटर कमीशन का गठन हो गया। जलियांवाला बाग की जांच के लिए किसका गठन हुआ, और वही कह देगा कि हंटर कमीशन एक और किसके समय हुआ था, लॉर्ड रिपन। शिक्षा के लिए लॉर्ड रिपन, शिक्षा के लिए लॉर्ड रिपन के समय हो गया। डलहौजी के समय वो डिस्पैच आया था डलहौजी का। तकनीकी शिक्षा के लिए 1881 के समय जब प्रथम कारखाना अधिनियम आया था, तो उसी के समय क्या आया था, हंटर कमीशन का भी गठन किया गया था, जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए था। रॉलेट एक्ट हुआ, इसके इसके मतलब कारण क्या हो गया, जलियांवाला बाग की जांच के लिए हंटर कमीशन। इसी के समय क्या हो गया, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। दोनों के मतलब विरोध को देखते हुए महात्मा गांधी ने क्या चालू कर दिया था, असहयोग आंदोलन चालू कर दिया था। अब असहयोग आंदोलन जाएगा 22 में, तब तक 22 में आ जाएंगे रीडिंग। 22 में चौरी चौरा हत्याकांड होगी, असहयोग आंदोलन क्या होगा, समाप्त। इसके समय एक और बहुत जबरदस्त काम हुआ था। इसने देखा कि मिंटो, ध्यान से, इससे पहले कौन गया था, मिंटो ने मुसलमानों को क्या दिया था, अलग क्षेत्र। मिंटो ने मुसलमानों को क्या दिया, अलग क्षेत्र। इसने देखा कि मुसलमान को अलग क्षेत्र दे दिया। अब ये हिंदू मुसलमान करते रहे सब यहाँ पर, समझ में गया। अब इसने सोचा एक काम करते हैं, 10 साल बाद यानी 1919 में, मिंटो ने कब दिया था, 10 साल बाद कौन सोचा, चेम्सफोर्ड, 1919 में। इस समय मोंटेग्यू जो थे, मोंटेग्यू ये राज्य सचिव थे, मोंटेग्यू राज्य सचिव थे, और वायसराय थे चेम्सफोर्ड। वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड। उस समय वायसराय मिंटो, राज्य सचिव मार्ले। क्या कहलाया, मार्ले मिंटो सुधार, ये कहलाया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सिद्धांत। इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, लड़ाई जब कराना ही है तो हिंदू मुसलमान में तो कराई दिए हैं, किसने करा दिया, मिंटो, मार्ले मिंटो नहीं करा दिया। इन्होंने क्या किया, ईसाइयों को भी अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। ईसाई सबको क्या कर दिया, अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। सिखों के लिए भी अलग कर दिया। लेकिन ये लोग उतना सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि ईसाई भारत में हर जगह है, थोड़ा थोड़ा है। अब केरल में ही ज्यादा है और उधर नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ज्यादातर वो लोग, और वो लोग जो है, कोई भी ईसाई बनता है तो जबरदस्ती नहीं बनाते, उसके साथ भेदभाव होगा, समाज में ऊंच नीच होगा, वो कहेगा कि आके बन जाओ। समझ में गया, आप भेदभाव मत कीजिए, नहीं बनेगा। तो आप भेदभाव करते, वो लोग तो ईसाइयों को और अन्य जातियों को भी क्या दिया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं हुआ। इसी ने महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दे दिया। हालांकि भारत की 50% महिलाएं वोट का प्रयोग अपने पति के अनुसार करती हैं, जहां बोलेगा वहां मार के चलाएगी।
समझ गया कि नहीं? जहां बोल दिया वहीं से बटन दाब दे। उसको क्या मतलब है कौन खड़ा है कौन नहीं है? बहुत कम महिलाएं बाहर समाज को मतलब उतना राजनीति से लगाव रखती हैं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी किसके समय हुआ था? चेम्सफोर्ड के समय। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, जलियांवाला 1919, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग 1919, जांच के लिए हंटर कमीशन, खिलाफत आंदोलन 1920, चौरी असहयोग आंदोलन 1920। समझ में गया? अब इसके बाद आएगा रीडिंग। कौन आएंगे? रीडिंग। उनके समय होगा चौरी चौरा हत्याकांड। क्या समाप्त हो जाएगा? हाँ, असहयोग आंदोलन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर्कल क्या कर रहा है? ऊपर करो तो। सर्कल गुजर बर्मा अलग हुआ था, सही मांग। उसके बाद दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर दिल्ली पैक्ट, दिल्ली पैक्ट के बाद गोलमेज सम्मेलन, पहला सम्मेलन, दूसरा सम्मेलन, उसका इरविन चल गया, हो गया खत्म। एक में आराम से लेके चल रहे हैं। समझा गया? तीसरा के समय विंस्टन चर्चिल आए थे भारत में। आजादी से पहले इन सब दूसरे दुनिया में जी रहा था सब। तो अब इसमें ध्यान से समझिए। प्रांतीय चुनाव लेनिथ को, प्रांतीय चुनाव लेनिथ, द्वितीय विश्व युद्ध लेनिथ को। अब भारत को बिना बतेरे शामिल कर दिया। अतः मुक्त ये क्या नाम है, त्याग, कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया लेनिथ को के समय। मुक्ति दिवस बनाया लेनिथ को के समय। किसके समय? लेनिथ को के समय। लेनिथ को के समय कौन सा युद्ध चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्रिप्स आया था भारत से सहयोग मांगने लेनिथ को। गांधी जी ने कहा आओ तो इंतजार कर रहे थे, सहयोग चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन। बेचारा को और चौपट कर दिया। समझ में गया कि नहीं गया? यहाँ पे तो बताइए द्वितीय गोल में सम्मेलन, ये क्या नाम है, क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, सब चौपट किया। किसके समय? लिनिथगो के समय। लिनिथगो के समय कितना बेचारा को टेंशन होता होगा। उधर मार्च चल रहा है इंग्लैंड में, इधर गांधी जी चले ले भारत छोड़ो आंदोलन, इधर अलगे मुक्ति दिवस मना रहा है, सोच रहा है जिनवा मुस्लिम, इसका एक अलगे दुनिया है यहाँ पर। बहुत टेंशन भरा कार्यकाल किसका था? लिनिथगो। लिनिथगो ने कहा था कि हम हेलीकॉप्टर से गोली चलवा देंगे लोगों के ऊपर। महात्मा गांधी ने कहा कि इस काम के लिए एक नंबर, महिलाएं बच्चे आगे आ गए, महिलाओं का चले तो हाँ ढीठ थी सब महिलाएं, सब उस समय भी लड़ गई सब, उनका सारा प्लान चौपट हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इसके बाद कौन आए? वेवेल। आपको अब लिंक याद नहीं है? वेवेल में आ जाएंगे तो वेवेल बुलाएगा शिमला में, तो वेवेल प्लान कहिए शिमला सम्मेलन के, सफल हुआ? नहीं, सफल नहीं हुआ। तो वेवेल के समय मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मना दिया, बहुत ज्यादा उब गया वेवेल के समय। तब तक वेवेल भी यही था, उधर चुनाव जीत गया इटली, और उसने कह दिया कि भारत को आजाद करेंगे। उसने भेजा कैबिनेट मिशन। जब कैबिनेट मिशन ने बना दिया अंतरिम सरकार, कैबिनेट मिशन ने बना दिया आपका संविधान सभा, तो उसने भेजा फाइनली आजादी देने के लिए, विभाजन करने के लिए माउंटबेटन। अगर विभाजन नहीं करना होता ना तो भारत की आजादी यही देके जाता, वेवेल देके जाता, क्योंकि वेवेल को सैन्य आइडिया उतना नहीं था। और माउंटबेटन चूंकि नौसेना का पूरा, नौसेना का एडमिरल था, पूरी ब्रिटिश नौसेना, द्वितीय विश्व युद्ध में यही ब्रिटिश नौसेना का पूरा सर्वे सर्वा यही था, इसको अच्छा सा आइडिया था हैंडल करने का। तो किसे भेजा गया? माउंटबेटन। तो बेटन तो आए ही थे बस विभाजन और स्वतंत्रता के लिए। हालांकि उनको आदेश देके भेजा गया था यथासंभव भारत को क्या रखा जाए, संयुक्त, लेकिन ये ससुरा उघारे नाच रहा था जिनवा यहाँ पे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बना दिया। अरे भाई छोटा मोटा काम कर, नोआकली को खून से लाल करके रख दिया, क्या कीजिएगा वहां पे? सरदार पटेल जैसा आदमी जो भारत का लौह पुरुष था, उसने खुद किया कि नहीं भारत का विभाजन किया जाए। खुद सोच सकते हैं, जिस इंसान ने भारत को 552 टुकड़ों को एक में किया, क्या बीता होगा कि जब उन्होंने साइन किया होगा कि नहीं भारत का विभाजन कर दिया जाए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी जो कहते थे कि हम विभाजन न होने देंगे, उन्होंने भी स्वीकार करना पड़ा। हालांकि यथासंभव तो प्रयास किए ही थे वहां, लेकिन क्या कीजिएगा, आप उसी को समझा सकते हैं जो समझना चाहता है। जो समझना ही नहीं चाहता है उसे आप कभी नहीं समझा सकते। तो यही हो गया था किसके साथ? जिन्ना के साथ। ये पगला था। सोचा आगे बढ़े। अब फिर से लिनिथगो के समय से। अब आपको कुछ नहीं याद करना, समझिए कैसे, आपको बस वायसराय को देखना है। मिंट कर्जन इधर 1905 से देखते हैं। पहले कर्जन क्या किया छोड़िए, वहां से आपको हिस्ट्री याद है कि नहीं है? डेट बाई डेट भी आपके दिमाग में है आपका। अब आपको बस दिमाग में लगना है और सोचना है इसके आसपास क्या हुआ था। कर्जन, उसके आसपास दिमाग में बंगाल वंगाल टाइप का विभाजन। कर्जन के बाद मिंटो, मिंटो के बाद हार्डिंग, हार्डिंग के बाद चेम्सफोर्ड, जो छूट गया था अलग से लिखा है चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग वगैरह करा दिया 1919 के लगभग की सारी घटना यही किया। याद कैसे रखना है? सराय के समय एक मेन चीज वो उठा लेना है। जैसे कर्जन के समय बंगाल विभाजन उठा देना, ये गया। मिंटो के समय मुस्लिम लीग उठाना, जहां मुस्लिम लीग उठाएंगे मुसलमानों को पृथक क्षेत्र हो जाएगा, साम्राज्यता हो जाएगा। हार्डिंग के समय प्रथम विश्व युद्ध उठाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध में ही ससुरा राजधानी चेंज करना पड़ा, क्योंकि बंगाल के आसपास जापानी घूमता था सब आके जहाज लेके, अंग्रेज है सब यहाँ, मानना है तुमको भाग रहे भाई कलकत्ता से यहाँ पे, ऐसे बोला सब कि भारत को पिटाने, वो सब बहुत खचरा टाइप का रहता था। चाइनीजों को मरने से पहले वो जानवरों को खिला देते थे, बक्सा में बंद कर देते थे सब चाइनीजों।